सिंह साहब, प्रधानमंत्री ने खुद सेल्फी मैसेज आधी रात को रिकॉर्ड किया और छात्रों को कहा कि उनका भविष्य उनकी प्राथमिकता है। फिर भी उसका असर नहीं पड़ा, क्योंकि यह छात्रों का आंदोलन दिख ही नहीं रहा। यह तो सरकार को गिराने की साजिश साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में सरकार की नीति क्या होनी चाहिए? कमल जी, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आपने सही कहा, एक प्रधानमंत्री होने के नाते, एक बुज़ुर्ग होने के नाते प्रधानमंत्री ने आधी रात को सेल्फी रिकॉर्ड किया और उसमें छात्रों के नाम संदेश दिया और उन्होंने कहा कि उनका जो भविष्य है, जैसा कि आपने कहा, उनकी सरकार की प्राथमिकता है, उनकी अपनी प्राथमिकता है। लेकिन उस बुज़ुर्ग के हैसियत से जो उन्होंने अपील किया, वो उसका आपने सही कहा, कोई असर देखने को मिल नहीं रहा है। और असर कैसे दिखे, क्योंकि वहाँ छात्र है ही नहीं। वहाँ नीट जिस से इफेक्टेड कितने छात्र हैं वहाँ पे, मिनिस्क्यूल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि ये पूरे मामले को समझिए आप। पेपर किसी ने भेजा मेरे को, ये सर्कुलेशन में है और मैंने सोचा कि इसको मैं इसको थोड़ा लोगों तक पहुंचाऊं, इस बात के कि पेपर किसने लीक किया सर? जो टीचर्स प्रोफेसर है विद इन द सिस्टम। कई जगह पेरेंट्स भी शामिल होंगे इसमें। पेपर उन्होंने लीक किया। किसके लिए लीक किया? कोचिंग माफिया के लिए लीक किया। किसने पैसे दिए वो पेपर लीक के? कोचिंग माफिया ने दिया। उनको दबोचा किसने, पकड़ा किसने? सरकार ने पकड़ा उनको, ठीक है ना। फिर एग्जाम, री एग्जाम किसने कंडक्ट किया? सरकार ने किया। कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए? प्रोफेसर और कोचिंग माफिया के खिलाफ, ठीक है ना। ये कॉकरोच जनता पार्टी कौन है? इसमें कौन कौन है जिनका नीट से कुछ लेना देना नहीं? वांगचुक, ये दिपके, ये ऑपोजिशन पार्टीज के लोग, ये कुछ सेलिब्रिटीज जिन्होंने कभी शिक्षा क्या है वो मतलब उससे कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं रहा, और सब भौंक रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। आपने देखा कोई एक व्यक्ति इसमें से कोचिंग माफिया के खिलाफ उसने आवाज उठाई है? किसी व्यक्ति ने, किसी इन्फ्लुएंसर ने, किसी मीडिया हाउस ने क्या आवाज उठाई है? ठीक है, क्यों नहीं उठाई है? क्योंकि वही लोग इनको एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं। आप समझ रहे हो ये पूरा नेक्सस? अच्छा, ये किसने बोला? ये जो सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी जो खड़ी हुई, वो वहाँ क्यों, कहाँ से लिया उन्होंने? क्यों लिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उससे बयान से। और जो मैंने आपको पहले कहा था कि 24 घंटे में ये एक मिरेकल ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने एमलेस, जो यूथ है जिनका कोई मतलब ज़िंदगी में कोई पर्पस ही नहीं है, दे हैव नो पर्पस, उनके बारे में जिक्र किया। अब कमाल की बात है, जिसने कॉकरोच जनता पार्टी खड़ा किया वो अमेरिका से आया भारत में, दिपके। ये दिपके ने एक वर्ड जो कॉकरोच का इसने ये किया है, इसने एक वर्ड भी चीफ जस्टिस के अगेंस्ट बोला है या किसी ने? ये सारे जो इन्फ्लुएंसर्स और ये जो आग में घी देने का काम कर रहे हैं,
है ये सलमान खान या ये वो करीना कपूर हंसी भी आती है मुझे, वो पूजा भट्ट, आपको मालूम है ना वो किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है ना। और भी जो ये हैं प्रकाश राज, इन लोगों ने चीफ जस्टिस के खिलाफ एक शब्द भी बोला, तो सारा चीज़ तो सरकार ने किया, डिटेक्शन से लेके उसको ये करके फिर री एग्जाम्स को लेके, और आप कह रहे हो कि एजुकेशन मिनिस्टर शुड रिजाइन। अब है क्या सर कि मेरा अपना मानना है ये कि अगर, चलिए प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा, वो हमारे बुजुर्ग हैं, इस देश के मुखिया हैं, अच्छी बात है, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन ये सो कॉल्ड ये जो जो प्रदर्शनकारी हैं, ये कॉकरोच जो हैं, उनको आश्वासन देने के अलावा वो साथ साथ अगर जो आम जनता जो है उनको आश्वासन अगर देते तो वो भी बहुत अच्छा होता। और हमको किस तरीके का आश्वासन चाहिए कि ऐसा, ये जो हम हिंसा देख रहे हैं, और इसमें कोई हिंसा, आप अगर ये कहें बिल्कुल हिंसक है, डे 1 से ये हिंसक है। अगर 17 मेट्रो स्टेशन अगर बंद किए जा रहे हैं तो वो इंप्लाइड वायलेंस है कि नहीं। आपने अगर 20 कंपनियां सीआरपीएफ की मंगाई हैं इसको डील करने के लिए, तो है कि नहीं। मेरे एक मित्र जो कि पहले एयरफोर्स में थे और बाद में एयर इंडिया में है अभी, वो वहाँ पे गए थे और उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं थे, 70% जो ये प्रदर्शन, ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं वो जिहादी हैं। और जो एयरक्राफ्ट ट्रॉली में पत्थर भर भर के लाए, उन्होंने खुद देखा, जो झंडे के पोल्स हैं उसमें उन्होंने कील ठोक रखी है, ये सारी बात उन्होंने। तो हमको आप आश्वासन दें कि ये दोबारा नहीं होगा, और कब तक एक आम आदमी इंतजार करे, कब तक हम समझेंगे कि आपने पुराने जो नैरेटिव चला, जो पुराने जो थ्रेट्स थे उसको आपने काबू कर लिया है, उसको समझ लिया है, उसका डील करने का तरीका आपके पास है। देखिए, सबसे पहले केजरीवाल ने राष्ट्रपति भवन असॉल्ट करने की धमकी दी थी जब वो रेल भवन में बैठा हुआ था। आपको याद है ना, जब वो कहा था कि शिंदे कहाँ बैठेगा, मैं तय करूंगा, ठीक है। सब कुछ हो रहा था, बाद में हटाया गया। प्रणब मुखर्जी जी ने धमकी जब दिया, जब वो राष्ट्रपति थे, तब इनको वहां से हटाया गया। तो पहले इन्होंने राष्ट्रपति पर असॉल्ट करने की बात की, उसके बाद रेड फोर्ट पे असॉल्ट करने की कोशिश की गई, फिर पार्लियामेंट पर असॉल्ट करने की कोशिश की गई, और अब प्राइम मिनिस्टर हाउस के असॉल्ट करने। चलिए, प्रधानमंत्री का तो कोई अपना संतान नहीं है, वो नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के घर में अगर कोई असॉल्ट करे, या ये जो रॉबर्ट वड्रा की जो वाइफ है उसके घर में कोई असॉल्ट करे, बच्चे हैं वहाँ पर, तो साहब अगर एक प्राइम मिनिस्टर के हाउस में ऐसा हो सकता है इस तरह का ये, तो आप समझ जाइए कि हमारा और आपका क्या अस्तित्व है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारी तरह आम लोगों को आश्वासन दें कि ये दोबारा नहीं होगा, क्योंकि ये कोई नई बात तो है नहीं। अब आप देखो, केजरीवाल जहां से शुरू किया था सब कुछ, वो शीश महल के रास्ते से होते हुए, ये सरकार में मुख्यमंत्री होते हुए शीश महल के रास्ते हुए, फिर वापस वो आ गया है पूरा सर्कल लेके, और हमारा सिस्टम उसको डील नहीं कर सकता, क्योंकि वो पॉलिटिकल रूट अख्तियार कर लिया है।
तो ये देखिए, ये अब इसमें कह रहे हैं कि जहाँ तक वायलेंस की बात, 120 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिसमें कि एक एसीपी भी शामिल है, ठीक है। और बांग्लादेश का जमायते इस्लामी ने इनको आश्वासन दिया है कि हम तुम्हारे साथ। आप समझ रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि गुजरात में जैश ए मोहम्मद के लोग पकड़े गए थे, ठीक है, 2 बार। और उसके साथ एक कैप्टागन ड्रग है जिसको जिहादी ड्रग कहते हैं, वो भारी मात्रा में पकड़ी गई। तो कैप्टागन, आपको बता दूं कि ये मिडिल ईस्ट के देशों में, सीरिया, हमास, ये जितने हैं, ये आपके हिजबुल्लाह, ये इनके मेन कंज्यूमर्स हैं। वो सबसे ज़्यादा उसका भी प्रोडक्शन सीरिया में हो रहा है। ये ड्रग ISIS ने इसको जिहादी ड्रग का रूप दिया था। पहले एक मेडिकल ड्रग होता था, इसको फिर एक जिहादी ड्रग का यूज़ किया गया। वो हमारे यहाँ है, और रात को, ठीक है ना, और कई बार सुबह, ये जितने प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं वहाँ पे, लड़के और लड़कियाँ, उनको कैप्टागन ड्रग्स दिया जा रहा है। वो ड्रग क्या करता है कि आपको फॉल्स करेज देता है। आप अगर आपके 8 घंटे की नींद की ज़रूरत है तो आप 4 घंटे में भी सो के काम चला सकते हैं। वो इस तरह का वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट देता है। ये सारे के सारे ड्रग्ड, और ये ड्रग बांटते हुए ये पूरे, कई लोगों ने इसका वो अपना रिकॉर्डिंग किया हुआ है। तो ये प्रभाव, ये कहाँ से आ रहा है? ये वेस्ट एशिया से, पाकिस्तान के द्वारा ये स्मगल किया जा रहा है इंडिया में। अब आप देखिए कि ये है क्या। एक्चुअली आपने सही कहा कि इसमें पर्पस क्या है और क्यों ये इकट्ठा हुए हैं वहाँ पे। ये वो लोग हैं जिनको आर्टिकल 370 बनने की बहुत पीड़ा है, और वो प्लेकार्ड भी चला रहे हैं, ठीक है ना। ये लोग हैं जिनको वक्फ बोर्ड पे कार्रवाई के खिलाफ बहुत इनकी पीड़ा है। ये वो लोग हैं जिनके CA, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के कारण उनको बहुत तकलीफ है। इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन उनको बहुत तकलीफ है कि क्यों नहीं घुसपैठियों को यहाँ से उनको नागरिकता दी जा रही है, और नागरिकता क्यों उनको यहाँ से भगाया क्यों जा रहा है। इनको इंडस वाटर ट्रीटी से पाकिस्तान को जो बंद हो गया उससे बहुत तकलीफ है, ठीक है ना। और उससे ज़्यादा इनको तकलीफ है ऑपरेशन सिंदूर की। इनको तकलीफ है वेस्ट बंगाल की, और इनको उस सबसे ज़्यादा अगर कोई तकलीफ है तो वो है सनातन रिसर्जेंस की, वो हिंदू रिसर्जेंस की। और ये सब मिलके ये कॉकरोच जनता पार्टी का इसने रूप लिया है। इनका FCRA भी बंद हुआ सर। हाँ, FCRA भी वो एक बहुत बड़ा, मतलब अरे एक ज़माने में मुझे याद है, मैं तो इस पे अपनी किताब में एक चैप्टर भी लिखा हूँ। किसी ज़माने में कितने 11,000 एंटिटीज़ थे जिनको FCRA मिल रहा था। आपको याद है ना कि जब ये केजरीवाल, जब ये यहाँ से उठ के ये गया वहाँ पे वाराणसी में चुनाव लड़ने मोदी के खिलाफ, ठीक है, तो मुझे याद है कोई 2 दर्जन वहाँ पे NGOs थे इसके सपोर्ट में, और उसमें से सब जो है ये फॉरेन फंडेड थे, और आधे से ज़्यादा गांधी के नाम पे थे, ठीक है सर। अब ये है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, राष्ट्रपति भवन, फिर रेड फोर्ट, फिर पार्लियामेंट, फिर PM's हाउस,
और ये एक प्रोग्रेशन है। लेकिन जो मेन एक्टर जो है इसमें, जो इन्फ्लुएंसर है, वे वही के वही हैं। वही योगेंद्र यादव, वही इंडियन एक्सप्रेस अखबार। इंडियन एक्सप्रेस का मैं क्यों नाम ले रहा हूँ, अभी मैंने एक पॉडकास्ट किया, मैंने उसमें एक बात कही कि ये नालायक लोग हैं, ये कन्हैया और उमर खालिद, ये 5-5 साल सरकार का राशन पाड़ते रहते हैं, ठीक है, और इनके जो गाइड होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, इनका पीएचडी नहीं कंप्लीट करवा पाते हैं, और जब भाषण देते हैं तो वही प्रोफेसर ताली बजाता है, ठीक है। तो मैंने ये बात कही, तो उसके बाद से मैंने देखा कि कल के अखबार में उमर खालिद ने एक इंडियन एक्सप्रेस में जेल से एक आर्टिकल लिखा कि मैं क्यों नहीं कंप्लीट कर पाया, और अब मैं आदिवासियों पर मैंने पीएचडी अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है जेल में रहते हुए, ठीक है ना सर। तो ये नसरुद्दीन शाह हो गए, ये कुणाल कामरा, पूजा भट्ट, शबाना आजमी, प्रकाश राज, ये लोग कौन हैं? एक तो आप देखोगे कि इनमें से, ठीक है आदमी का ये, लेकिन मैक्सिमम जो है उनकी 2-2 शादियां हो रखी हैं, एक ने पत्नी को छोड़ा, एक ने पति को छोड़ा, एक ने ये छोड़ा, ये ऐसे बैकग्राउंड के लोग हैं ये सारे के सारे। एक आधा हो सकता है, बट ऑलमोस्ट आप 90% ऑफ देम आर लाइक दैट। ये करीना कपूर एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में रह के उसने हिंदूज के साइक को असॉल्ट करने के लिए, उनके सेंसिटिविटीज को असॉल्ट करने के लिए उसने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, और वो इसके ये करे, उनके फेवर में कदे। इन लोगों ने कभी पढ़ाई लिखाई की है जिंदगी? मैंने आपको उस दिन तो बोला था ना, ऋतिक रोशन से पूछ लो कि इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं और कितने स्टेट्स हैं, वो भी। अच्छा उस पर मत जाना, ये केबीसी में इनको पहले से बता दिया जाता है जी। ये जो आते हैं ना वहाँ पे, और अगला सवाल आपके लिए, और वो, और आप 50 करोड़ रुपए जीत गए, या जो भी है 5 करोड़, अब इसका आगे आप क्या करेंगे आगे में इसका, तो हम इसको अनाथालय में देंगे, बहुत खूब, बहुत उच्च विचार हैं आपके। वो सारा का सारा मैनेज होता है, ठीक है ना। असली जो हुआ उसके साथ हुआ, वो सोनाक्षी सिन्हा के साथ, ठीक है, कि जब उससे पूछा इसने कि अगला सवाल, ठीक है, हनुमान जी किसके लिए संजीवनी बूटी ले जा रहे थे, वो उसको नहीं मालूम था, पता नहीं कैसे, या हो सकता है बताया भी होगा, भूल गई होगी, क्योंकि उतना ही ब्रेन है, ठीक है ना, रिटेंशन पावर नहीं होगा, वरना मुझे लगता है बताया होगा, ऐसी बात नहीं। तो ये सारे के सारे वही ड्रामेटिक पर्सन है, वही ये, और वही तरीका, और फिर भी अगर इसका काउंटर अगर तैयार नहीं कर सकते सरकार, तो कहीं तो कुछ कमी है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, हम क्यों इसको ये कह रहे हैं कि आपको आश्वासन देना होगा, आपको आश्वासन देना होगा, और आम पब्लिक को इसके खिलाफ मुहिम उठानी चाहिए कि अगर दिल्ली में, जो कि एक एपी सेंटर है, जो कि पावर फ्लोज हब है, और बाकी स्टेट्स जो है वो स्पोक्स उसके, अगर यहाँ पर ये, अगर सरकार वीक दिखती है, यहाँ पे गवर्नेंस वीक दिखता है, जहाँ पे सारे मतलब मंत्रिमंडल है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जहाँ पे वो नर्व सेंटर है, अगर नर्व सेंटर ही कमज़ोर दिखने लगे, तो आप समझ जाओ कि जो बाकी स्टेट्स हैं उस पर क्या असर पड़ेगा।
इसीलिए हमको आश्वासन चाहिए। और ये जो 17-18 मेट्रो स्टेशन बंद हुए हैं, इनके खिलाफ जो भी इसमें ये है, इनको आइडेंटिफाई किया जाए। जिन्होंने तोड़ फोड़ किया हो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और इनके प्रॉपर्टीज जब्त किए जाए और इनसे पैसा वसूला जाए, क्योंकि ये हमारा और आपका मेहनत का पैसा है। एक जो ठेले वाला भी है ना कमल जी, वो भी ठेला चलाता है, ऑटो चलाता है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस देता है। वो जिस टैक्स के पैसे से ये पूरा देश चलता है, मेट्रो चलता है, आप हमारे मेहनत के वो पसीने की कमाई में कॉकरोचेस के पीछे लगा दोगे? इनसे पैसा वसूली करना होगा और इनके घरों पर बुलडोजर चलाइए, क्योंकि ऐसे नालायकों को पैदा करने वाले माँ बाप भी उतने ही कसूरवार हैं। वही शाहीन बाग में, हाँ मैंने शाहीन बाग तो मैं भूल ही गया था। वही शाहीन बाग का क्या हुआ? आपने डील नहीं किया उसको तो दिल्ली राइट्स हो गया कि नहीं हो गया? क्या गारंटी है कि अभी फिर राइट्स नहीं होंगे? ये तरीका नहीं है। और जब हम बार बार कह रहे हैं कि ये थर्ड फ्रंट को समझो, वही माओवादी, वही जिहादी, वही चर्च के लोग, वही इन्फ्लुएंसर्स, वही एक्टर्स, ये इतने घटिया लोग हैं कमल जी, मैं आपको क्या कहूं। और आप कहेंगे पता नहीं, शायद डेस्टिनी का यही डिज़ाइन है कि मुझे कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आने लगे इसके पास, ठीक है ना, चारों तरफ से केजरीवाल का, इसका पूरा CIA लिंक्स, इसका ये कैसे इसको $80,000 मिला। और मैंने वो एक आर्टिकल उस पर लिखा कि केजरीवाल इंडियाज़ बिगेस्ट स्कैम, वो तब लिखा था 2012-13 में, जब ये सीन पे आया था, ठीक है। और उस समय से आज तक ये किसी न किसी तरीके से आदमी थ्राइव कर रहा है। तो मुझे याद है जो ये बात कर रहे हैं, जैसे प्रकाश राज, ये सारे जो नचनिए गवैये, ठीक है, ये वो सारे के सारे जो अभी इन्फ्लुएंस करने का ये पूरा कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा ये जो स्क्रिप्ट है वो पहले से लिखी जा चुकी है। तो ऐसा ही एक इन्फ्लुएंसर, मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे ये काम करते हैं। एक बार क्या हुआ, कुछ साल पहले मैं नोएडा में मेरी बहन थी, शी पास्ड अवे ड्यूरिंग दिस कोविड। तो उनके यहाँ छठ होता था, तो छठ का पर्व था, और ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि वो इंडस्ट्रियल एरिया में है, वो इंस्टीट्यूशनल एरिया वहाँ पे है, मैंने उनके 2 किताबें लिखी थी, एशियन स्ट्रैटेजिक एंड मिलिट्री पर्सपेक्टिव एंड द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान। तो वहाँ पे कोई सेमिनार था, छठ का वक्त था। मैंने कहा कि सबसे अच्छा तरीका है मेट्रो से जाने का, तो मैं मेट्रो से गया। मेट्रो में उतनी भीड़ नहीं थी, तो मैं बोटैनिकल गार्डन्स में चढ़ा, कोई 20 मिनट का 25 मिनट का रास्ता था। तो वहाँ से फिर क्या हुआ कि एक आदमी वो ऐसे बैठा हुआ था, और उसका तरीका देखिए। हाँ, कहाँ बैठे हुए हो? अच्छा, वहाँ पे तुम्हारा काम नहीं हो रहा है? अरे ये तो पूरा ये सरकारी भ्रष्ट है, ये है वो है, ठीक है, मतलब ऐसे क्या करोगे, छोड़ दो। और उसने 10 गाली, ये पूरे सिस्टम पूरे इसके ये। उसके बाद वो अपना फ़ोन रखा और फिर लोगों को लेक्चर देने लगा। ये सरकार जवानों को अपने भूखा मार रही है सियाचिन में, उनके पास कपड़े नहीं हैं, ये नहीं है। अब मैं उसकी लोग उसके
चारों तरफ इकट्ठा हो गए। मैन इन अर्ली 60s, ठीक है ना। तो उसके बाद जब थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि ये किसने बताया आपको? तो कहता है कि आपको मालूम है? आप क्या जानिएगा? कहता वहां जाइए ना, सियाचिन में आपकी फट जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने कहा सुन 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 सुन, मैं सियाचिन के हाईएस्ट पोस्ट पे था, 20,000 फीट पे, वो भी 1986 में, इनिशियल इंडक्टी। चाहे कोई भी सरकार रही हो, कभी वहाँ खाने पीने और कपड़े की उसकी कभी कमी नहीं रही है, इक्विपमेंट की। ये बकवास बंद करो। नाउ ही डिडंट नो वेयर टू लुक। तो अगले उसमें वो स्टेशन पे भागा वहाँ से। फिर मेरे स्टेशन पे एक कपल उतरे, उन्होंने कहा कि आपने आज उसकी बोलती बंद कर दी। मैं बोला कि नहीं, वो नहीं है, देखो कितने कंपार्टमेंट में ऐसे ऐसे लोग बिठाए होंगे और ट्रैवल कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं एक बैंक में गया। मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था, तो 1995 से मेरा वहीं पे साउथ ब्लॉक में ही मेरा बैंक था। तो एक सज्जन थे, रिटायर्ड नेवी के ऑफिसर, बताया उन्होंने। तो वहाँ क्या है, वो जितने MEA वाले आर्मी हेडक्वार्टर, सबका अकाउंट वहीं पे है, ठीक है ना। अब तो शायद कर्तव्य भवन में शिफ्ट कर गया है। अब वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, मैं मैनेजर, वो महिला मैनेजर थी, अच्छे ताल्लुकात थे मेरे उनसे। अब ये आ रहे हैं, ये क्या है, ये अपने चेक के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। तो मैंने 2 रुपये दे दोगे सर्विस चार्जेस तो क्या हो जाएगा, उसे देश का भला होगा। उसके बाद नहीं, ये पूरा जाके सरकार ये है वो है, बाकी जो टेबल, जो क्लर्क्स के जो टेबल है जो वहाँ पे, वो हर टेबल पे जाके लोगों को वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये आया वापस, मैंने कहा कि मैंने उसको पूछा, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? आप इन लोगों को सबवर्ट करने का कोशिश कर रहे हो, एजेंडा चलाने आए हो यहाँ पे। वो मेहनती लोग अपना काम कर रहे हैं और तुम रिटायर्ड आदमी, तुमको कुछ काम नहीं है। तो मैं बोला अगर तुमको इतनी तकलीफ है तो तुम कोर्ट जाओ कि मैं सर्विस चार्ज नहीं दूंगा चेक का। कहते नहीं, मैं कोर्ट जा चुका हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में मैं सिग्नेटरी हूं उसमें। तो मैं बोला अच्छी बात है, इंतजार करो। और कहता है कि देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड वाला निकलेगा, सरकार जो है वो गिर जाएगी। अब वो जब निकला तो फिर सबकी बोलती बंद हो गई कि कौन कौन उसको, वो बॉन्ड भाई एक कानून के तहत आया था और सबने उसका ये किया था, ठीक है। तो इस तरह के लोग आपको मिलेंगे। अच्छा ये आपको मैं बताता हूं, ये नसरुद्दीन शाह ये कहता है कि जाहिल प्रधानमंत्री को जाहिल। अरे जाहिल बैकग्राउंड से तो तू आता है, तू तो 72 हुरों वालों के बैकग्राउंड से आता है। अभी लेटेस्ट एंट्री है वहां पे, खमाना ही पहुंचा हुआ है 72 हुरों के पास। अभी तुम जाओगे भी तो तुम्हारा नंबर नहीं लगेगा, क्योंकि वो टॉप प्रायोरिटी उसको है। तो जाहिल तो तुम उस परंपरा से आ रहे हो। तुम तो उस परंपरा से आ रहे हो जहां पर यह कहा कि धरती चपटी है, चटाई की तरह उड़ जाएगी, ठीक है। जाहिल बोल रहा है ये आदमी। दूसरा, ये करीना कपूर का तो मैंने आपको बता ही दिया। अब है क्या सर कि ये लोग हैं कौन, देखिए, और इनका चरित्र क्या है। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इसको मैं, अगर कोई चीज़ इनको डिफाइन करता है, इनको डिफाइन करता और डिस्क्राइब करता है, वो है शीश महल। ये जितने जिहादी, माओवादी, अर्बन नक्सल्स, ये प्रकाश राज, ये नसरुद्दीन शाह, ये लोग हैं कौन?
शबाना आजमी, ठीक है ना, ये सब के सब इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव शीश महल ही होता है, ठीक है ना, इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव शीश महल होता है। ये बेसिकली ये पैदाइशी चोर, डकैत, रेपिस्ट ये लोग होते हैं, समझे। अब आप देखो कि क्या होता है कि एक नॉर्मल जो चोर, डकैत, रेपिस्ट होता है वो क्या करता है, वो फिजिकली ताला तोड़ता है, फिजिकली वो चाकू मारता है, फिजिकली जाकर चोरी करके ले आता है और वो सोचता है कि चोरी के पैसे से मैं कभी जिंदगी में शीश महल बना लूंगा। ये लोग जो हैं ये इंटेलेक्चुअल का चोला ये डालते हैं, ठीक है, ये एक्टिविस्ट का चोला डालते हैं, ठीक है, अंग्रेजी बोलते हैं, और ये ताला तोड़ते हैं इस रूट से। तो इनका जो पनिशमेंट होना चाहिए वो अलग तरीके से होना चाहिए। आप नहीं समझ रहे इनका क्या पनिशमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये इनको जो शीश महल है वो इनको डिफाइन करता है और वो इनको डिस्क्राइब करता है। ये वो साइकोलॉजी के रूप में, ये वो लोग हैं कि अपने माँ और पत्नी का ये बीच चौराहे पे ये कपड़े फाड़ सकते हैं ये लोग। आपने देखा होगा कि ये एक जो भी ऐसे होता है ना, इंक इन पे जरूर फेंका जाएगा और कोई थप्पड़ एक जरूर मारेगा इनको, ठीक है ना। ये वो लोग हैं। तो इनके लिए क्या कार्रवाई है, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं इनके कार्रवाई कि इनको शीश महल में ले जाओ और उसने जो टॉयलेट बनाया था ना टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला, टॉयलेट पर बिठाओ और जो सबसे मतलब जो वो उसका नॉब ऐसा ये कर दो कि जिंदगी भर दोबारा टॉयलेट पे न बैठ पाए। ये सब के सब वैसे ही टॉयलेट वाले लोग हैं ये, ठीक है ना। और जो असली कॉकरोच वाला जो टॉयलेट होता है उसके लोगों पे ये उनसे पैसा लूट के ये सारा अपना काम करते रहते हैं। और मेरा क्या कहना है कि ये जो दीपके वगैरह है इसको उठाओ ना, इंट्रोगेशन करो इसका। आप कुछ बोलना चाहते हैं? लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है ना कि सरकार कार्रवाई करना चाहती है या करती है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और वहां से इनको राहत मिल जाती है। नहीं, जो भी हो ये दीपके भाई, इंट्रोगेट कोई गैर कानूनी ये नहीं है। इसको अच्छे से खातिरदारी करो, सेवा करो, इसकी इंट्रोगेशन करो, बहुत जल्दी ये सब कुछ बता देगा कहाँ कहाँ आगे क्या है, आगे की योजना क्या है, नेटवर्क क्या है, इसमें प्रिंसिपल कैरेक्टर्स कौन से हैं, प्रिंसिपल प्रोटोगनिस्ट कौन है, इसमें ये सारा का सारा कुछ बता देगा। ये तो पहले दिन आपको इससे पूछ लेना चाहिए था और कार्रवाई करनी चाहिए थी आपको। उसमें क्या है भाई, ये थर्ड फ्रंट का एक आदमी जो कि अमेरिका से इसको बुलाया है, वो उसको उठाओ ना और इसको अच्छे से इसकी खातिरदारी करो, इसकी सेवा करो और सेवा करने के बाद इससे पूछो, सब कुछ उगल देगा ये। और प्रिएम्प्ट करो इसको। दूसरा ये बताइए कि ये बड़ा एक अच्छा कदम है कि उन्होंने कहा कि ये पेपर लीक का मामला, तो सर अब तो हमारी बहुत उम्र हो गई, हमने जो पीछे देखा है ना उससे हम कहीं अच्छे दौर में हम जी रहे हैं। लोग भूल गए वो रंजीत डॉन का, याद है ना, एक रंजीत डॉन कितने करोड़ उसने कमाए हुए थे इससे, पेपर लीक से। कांग्रेसियों का राज थी उस समय, ठीक है। और वो रंजीत डॉन जो था
वो यहाँ पर बजाबता यहाँ से वो एम्स का पेपर, पूरा पेपर वो लीक करवाता था और बेचता था। वो दौर भूल गया। तो हम तो बहुत अच्छे दौर पे रह रहे हैं। इस समय तो री एग्जाम, उस समय तो री एग्जाम भी नहीं होते थे, और जबकि सब इट वॉज एन ओपन सीक्रेट। तो रंजीत डॉन का दौर याद कर ले। दूसरा है कि बड़ी अच्छी बात है कि हाँ, एक और मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये नीट कर रहे हैं, ठीक है। ये नीट, ये तो मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम है। बाप रे, इनको इतना, प्रकाश राज को इतना दुख, करीना कपूर को इतना दुख, तैमूर की चिंता कि वो डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, ऋतिक रोशन को इतना दुख है? और वहां पर ये कौन लोग हैं? ये जो बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, वो कितने ये नीट से अफेक्टेड बच्चे हैं। कोई अपने 17-18 साल के बच्चे को नहीं भेजेगा, ठीक है ना। वहां पे जो लायक बच्चे हैं, एग्जाम हुआ, पेपर ये हुआ। और ये भी बता दें आपको, ये एक पेपर लीक किया, सरकार तो हजारों एग्जाम करवाती है, यूपीएससी से लेके और नीचे तक हजारों एग्जाम करवाती है वो सारा का सारा, मतलब मान लीजिए एक एग्जाम में गड़बड़ी हो गई, और कल भी होगी गड़बड़ी, कोई आप फुल प्रूफ सिस्टम बना लो, ये जब तक ये कोचिंग का ये माफिया रहेगा तब तक ये पेपर लीक होंगे, या पेपर लीक करवाने की कोशिश की जाएगी। तो जो बच्चे मेहनती हैं, जो बच्चे डेडिकेटेड हैं, सिंसियर हैं, उन्होंने दोबारा एग्जाम दिया, उसमें से चले गए क्वालिफाई होके। तो वो बच्चे क्या, वो मतलब आप उनके खिलाफ हो? उनके प्रति कर्तव्य है कि नहीं कुछ आपका? ये तो सरकार को आपको दाद देनी चाहिए कि उनके इंटरेस्ट को हर्ट नहीं होने दिया। और ये जो, मान लीजिए मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूं कि ये नीट वाले अगर ये बैठे हुए हैं अभी जंतर मंतर में, तो क्या इससे तुम्हारा अगला जो एग्जाम होगा नीट का, उसमें तुम्हारे चांसेस और ब्राइट हो जाएंगे? उसमें लिख दोगे क्या है? कौन इसकी भरपाई करेगा? तो ये देखिए, मेरा अपना मानना है कि सरकार ने एक बड़ा अच्छा एक घोषणा की है कि वो कानून बनाने जा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि पेपर लीक के खिलाफ के संदर्भ में सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जो अभिभावक हैं, ठीक है ना, जो पेपर लीक करवाते हैं, उनको कम से कम 10 साल की सजा, ठीक है। और जो छात्र उसका लाभ उठाता है, उसको अगर वो पकड़ा गया तो उसको पूरे रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए उसको सरकारी नौकरी से वर्जित कर देना चाहिए, या सरकारी इंस्टीट्यूशंस में भर्ती से। इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये जो मान के चले, जो इनके पेरेंट्स हैं कि अगर आपका बेटा जंतर मंतर पर बैठा हुआ है, वो आपको जिंदगी में कभी सुख नहीं देगा। वो नीट के लायक है ही नहीं, वो पास करने के लायक है ही नहीं, ठीक है ना। रास्ता तो मेडिकल कॉलेज का इनको देखना चाहिए ना। तो ये तो पार्लियामेंट तोड़ने की बात कर रहे हैं, है ना। तो फिर तो ये डॉक्टर बनने ही लायक नहीं। हमारे यहाँ आर्म फोर्सेस में जो होता है कि एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है, अगर ये इनका साइकोलॉजी है तो क्या ये डॉक्टर बनने लायक हैं?
तो ये देखिए, और फिर ये मेरिट की बात कर रहे हैं, ये कि लोगों का भविष्य। अरे ये राहुल गांधी ने कितने भविष्य के लोगों का भविष्य ये किया? जो लोग गांधी की कांग्रेस और बाबू राजेंद्र प्रसाद की कांग्रेस, जयप्रकाश नारायण भी कांग्रेस में थे, उस कांग्रेस की जो कल्पना करते हैं, उस कांग्रेस में एक व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल गांधी। राजेंद्र प्रसाद, ये लोग सब अपने मेरिट से, सरदार पटेल, ये लोग बहुत बड़े वो लॉयर थे, सरदार पटेल, वो अपने मेरिट से यहां पहुंचे थे, है ना। उस समय क्या, अभी क्या है? पहली बात कि राहुल गांधी सेंट स्टीफेंस गया था, पूछिएगा कि किस कोटे से गया था, मालूम है आपको? इसको एडमिशन नहीं तो स्पोर्ट्स कोटे से गया था, और मेरिट की बात कर रहा हूं। कौन सा ये स्पोर्ट्स खेलता है? वो टी शर्ट पहन के डोले शोले, मतलब वो अलग बात है। ये शूटिंग, इसका दूर दूर तक वास्ता नहीं है, ठीक है ना। एनीवे, तो अभी क्या है कि जिस कांग्रेस की आप कल्पना करते हैं और जिस कांग्रेस की ये दुहाई देते हैं, उसमें आज स्थिति क्या है कि उनकी हायरार्की क्या है। सबसे ऊपर में सोनिया गांधी, नंबर 2 में राहुल गांधी, नंबर 3 में प्रियंका वाड्रा, नंबर 4 में इनके कुत्ते, और फिर नंबर 5 में और कोई। तो इनकी हायरार्की नंबर 5 से शुरू होती है। ये पूरा झगड़ा जो है ना, ये नंबर 5 के लिए, आप समझ रहे हैं? तो ये लोग छात्रों के भविष्य का काम बात कर रही है। दूसरा, सोनिया गांधी के खुद का फेक, वो जब इन्होंने चुनाव में इन्होंने लिखा था कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया और उन्होंने कहा कि ये झूठ बोल रही है। ये कैम्ब्रिज एक जगह है, मतलब जो जगह है वहाँ पर एक रैपिडिक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का इसने कोर्स किया था, क्योंकि इसको इटालियन के अलावा कुछ आती नहीं थी, ठीक है ना। तो वहाँ पर रैपिडिक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया था। तो जब उन्होंने दस्तावेज दिए वगैरह, तो जज साहब ने बोला कि जैसा वो कहते हैं कि मिस्टर स्वामी हैव अ बिग हार्ट, यू नो, ये वो करके उसको ये कर दिया, ठीक। और ये उमर खालिद, ये कन्हैया, ये लोग, इन लोगों ने कितने लोगों का मेरिट किल कर दिया, इस तरह के लोग। और ये छात्रों का भविष्य का बात कर रहे हैं। आप अगर 5 साल हॉस्टल का रूम अगर ऑक्यूपाई किए हुए हो, तो आप कितने लोगों को वंचित रख रहे हो उसमें। और वो लोग इनके रहनुमा बन गए। और ये नसरुद्दीन शाह जाकर बोलो कि हाँ, अगर तुम अच्छी एक्टिंग करना चाह, खुल के बोलो ना, तो गांजा जरूर पीना। ये तो खुद गांजा पी के एक्टिंग करता है ये। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि हमको प्रधानमंत्री से, सरकार से ये है कि हमको हमें आश्वासन की जरूरत है कि ये दोबारा नहीं होगा। जुडिशरी से भी हमको आश्वासन है, ये मिलना चाहिए कि ये दोबारा नहीं होगा, दोबारा ये राइट्स नहीं होंगे, दोबारा ये भयानक सिचुएशन नहीं क्रिएट किया जाएगा, दोबारा राष्ट्रपति भवन के लिए। साहब, हम लोग राष्ट्रपति भवन केवल राष्ट्रपति भवन नहीं है, वो हमारा नेशनल सिंबल है। वो प्रधानमंत्री का घर नेशनल सिंबल है, सुप्रीम कोर्ट एक नेशनल सिंबल है। लोग आते हैं, जाते हैं। चुनाव होते हैं, चुनाव प्रक्रिया से जो लोग ऊपर आते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं, फिर चले जाते हैं।
अभी पिछले राष्ट्रपति कहां हैं कितने लोगों को मालूम है? पिछला चीफ जस्टिस क्या कर रहा है किसको मालूम है? एक सिस्टम है, और जितने सिस्टम है ये सबसे अच्छा यही सिस्टम है। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अब पास्ट से सीखें, थर्ड फ्रंट को संभालें। अगर आपका थर्ड फ्रंट अगर कमजोर हुआ, आपका एपी सेंटर कमजोर हुआ, तो सोवियत यूनियन का याद रखें। और इंडिया को नेपाल मत बनने दें, इंडिया को बांग्लादेश मत बनने दें। और ये लोगों से भी ये है कि कंटेस्ट करें। और ये जो भी है, ये छात्र संगठन है, बाकी हैं, क्या मतलब, और ये जो अपना पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, क्या तुम को जिला अध्यक्ष तुमको केवल बनना है? पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, क्या उसके अलावा भी तो भाई देश को वो करना है ना हमको। तो इसलिए हमको सरकार से आश्वासन चाहिए कि ये दोबारा नहीं होगा। ये बहुत मतलब इट इज हैपनिंग टू फ्रीक्वेंटली। आप किसान आंदोलन से एक शाहीन बाग से निकले, किसान आंदोलन में आ गए, किसान आंदोलन में सड़के हुए थे, उसके बाद से आप इस पे आ गए। ऐसे कैसे देश चल सकता है? मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।